नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर 1 मिनट, ये वो बुलेटिन जहां सिर्फ 1 मिनट में सभी खबरों का पूरा विश्लेषण। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में 5 नए एयरपोर्ट को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ एमओयू साइन किया। नए एयरपोर्ट अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र में विकसित किए जाएंगे। एयरपोर्ट का विकास राज्य सरकार करेगी। अब इन एयरपोर्ट के लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि इन जिलों में एयरपोर्ट बनेगा। लोग डरते थे यहाँ के नाम से। वहीं सीएम ने कहा कि सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आजमगढ़ के बीच से निकाला और वहाँ डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड स्थापित कर रहे हैं। दूसरा पश्चिम में है अलीगढ़, तीसरा चित्रकूट है। उत्तर प्रदेश का एकदम बुंदेलखंड का दक्षिण क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पर्यटन और ग्रामीण सर्किट का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल तरीके से 25 फायर स्टेशन का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने अग्निशमन वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी ने कहा यूपी में 97 फायर स्टेशनों को मंजूरी दी गई है, तो वहीं 1.5 लाख से ज्यादा पुलिस विभाग में भर्तियां हुई हैं। साथ ही सीएम ने कहा यूपी देश में सुरक्षित प्रदेश की नजीर बना है। अग्निशमन केंद्र स्थापित करने की उनकी एक बहुत मांग रहती है और यही कारण है कि विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने पूरे प्रदेश में 97 अग्निशमन केंद्र स्वीकृत किए थे, जिनमें से आज 25 का लोकार्पण किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों को, फायर सर्विस से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को और प्रदेशवासियों को इन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त फायर टेंडर की स्थापना के लिए हृदय से बधाई देता हूं। गोरखपुर में सीएम योगी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में संचारी रोगों के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत की और इस दौरान सीएम ने कहा कि अगले 3 महीने संचारी रोगों को लेकर जागरूक रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पूर्वांचल में दिमागी बुखार का कहर देखने को मिलता था, लेकिन अब हालात बदले हैं। करीब 95% मौतों को रोक दिया गया है, बाकी 5% के लिए भी काम जारी है। जो प्रदेश के अंदर न केवल दिमागी बुखार से बल्कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, फाइलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, इन सभी से प्रत्येक व्यक्ति को बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम जिसे हम वर्ष में 4 बार, हर तीसरे महीने में 1 बार उस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आज ये कार्यक्रम फिर से अगले 3 महीनों का प्रारंभ होने जा रहा है, जो 1 महीने तक व्यापक जागरूकता का अभियान होगा। सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर कदम उठाए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और खामी पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे हैं। नोएडा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही विशेष संचारी रोग नियंत्रण का शुभारंभ किया। खामियों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएमओ समेत अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए। इसमें 10 विभागों का समन्वय किया गया है, जिसमें ग्राम विकास, पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग जैसे 10 विभाग शामिल हैं। इनके माध्यम से जो मच्छर जनित रोग हैं उनको पनपने से हम रोकेंगे। जहां जल भराव होगा, जहां कहीं गंदगी होगी, नाले में सफाई नहीं होगी, या कुछ कुपोषित बच्चे होंगे, या जिनको बुखार आ रहा होगा, ऐसे सभी
मरीजों की और गंदगी की हम पहचान करेंगे और संबंधित से उसको दूर करने के लिए कहेंगे। कुपोषित बच्चों को और जो बुखार के रोगी हैं या अन्य रोग हैं उनके लिए हम स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाकर उनका इलाज सुनिश्चित करेंगे। ये अभियान पहले भी चलता रहा है। आज 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 31 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान से हमें बड़ी सफलता मिली है। जापानी इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया जैसे जो मच्छर जनित रोग हैं उन पर हमें काबू करने में सफलता मिली है। और आज समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी दफ्तर के अंदर अपना जन्मदिन मनाया। सीएम योगी ने भी अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। पार्टी नेताओं ने अखिलेश यादव का माला और मुकुट पहनाकर स्वागत किया। वहीं जन्मदिन के मौके पर अखिलेश ने यूपी बोर्ड के टॉपर्स को लैपटॉप भी बांटे और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर अखिलेश को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं कार्यक्रम में एसपी अध्यक्ष ने योगी सरकार पर लैपटॉप बांटने के वादे पर तंज कसा। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि इस बार योगी सरकार अपना वादा नहीं भूलेगी और मेधावी छात्रों को लैपटॉप जरूर देगी। सरकार हमारी नहीं है तो कुछ ही बच्चों को दिया है मैंने लैपटॉप, और इसलिए लैपटॉप दिया है सरकार को याद दिलाने के लिए कि सरकार ने पहले भी वादा किया था कि लैपटॉप देंगे और इस बार भी वादा किया कि लैपटॉप देंगे। मुझे नहीं पता कि कब सरकार देगी, लेकिन आपको मैं इसीलिए दे रहा हूं कि सरकार याद करे। हम तो कुछ ही को दे सकते हैं, लेकिन सरकार सबको दे सकती है। और उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी को तमाम आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव ने इशारों में रामगोपाल यादव पर निशाना साधा है। हाल ही में यूपी में 2 सीटों पर हुए लोकसभा के उपचुनाव में एसपी को मिली हार को लेकर एसपी संरक्षक मुलायम सिंह के समधी और बीजेपी नेता हरिओम यादव ने इशारों में रामगोपाल यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सैफई का शकुनी परिवार और पार्टी खत्म कर रहा है। हरिओम यादव ने कहा कि 2027 तक समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। अखिलेश और सैफई का एक शकुनी प्रोफेसर पार्टी को खत्म कर देंगे, और सैफई के शकुनी ने पार्टी खत्म नहीं कराई है, नेताजी का परिवार भी खत्म करा दिया। नेताजी को खत्म किया, आदरणीय शिवपाल सिंह को खत्म किया और धर्मेंद्र को भी खत्म करा दिया। आजमगढ़ में जाके परिवार खत्म किया अखिलेश जी ने, समाज खत्म किया और पार्टी खत्म की। ये तीनों चीजें एक शकुनी की सह पर अखिलेश ने खत्म कर दी। समाजवादी पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। 24 में एक सिंगल सीट समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में नहीं जीतेगी, और इस देश में मोदी जी का और प्रदेश में योगी जी का झंडा फिर लहराएगा 24। इधर यूपी सरकार 2.0 में भी अपराधी और माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, और इसी कड़ी में रायबरेली में गैंगस्टर की 11 करोड़ 30 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी गई, तो वहीं मेरठ में भी अपराधियों पर और माफियाओं की खैर नहीं है। रायबरेली में गैंगस्टर एक्ट के तहत फैजान की 11 करोड़ 30 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। फैजान और उसकी पत्नी जेबा अवैध तरीके से अर्जित धन को इन संपत्तियों में लगाते थे, जिन्हें अब कुर्क कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक घंटाघर इलाके में बिल्डिंग नंबर 9, 11 और 13 में दर्जनों दुकानों को सील किया गया है। इन संपत्तियों के अलावा 8 लाख रुपए की कीमत की एक कार भी जब्त की गई है। ये कोतवाली नगर में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत था, जिसके अंतर्गत जो भू माफिया बिल्डर हैं फैजान और उनकी पत्नी जेबा, जो एक गैंग बना करके काम करते थे, और उनके द्वारा अवैध तरीके से जो अर्जित की गई संपत्ति थी, भवन संख्या 9, 11 और 11। यूपी में अगर माफियाओं पर सबसे ज्यादा कार्रवाई की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ रेंज में हुई है, जहां अपराधियों और माफियाओं की करीब 1 अरब 17 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। इतना ही नहीं, रेंज के 4 बड़े माफियाओं के करीब 5 करोड़ 25 लाख की प्रॉपर्टी को बुलडोजर ने नेस्तनाबूद कर दिया है। और आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में, कई जिलों में अपराधियों और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की खबर ली गई। इस वक्त दबंगों और अपराधियों में बुलडोजर और कुर्की का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रतापगढ़ के नवाबगंज इलाके में फिर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला।
यहाँ परियावा बाजार में अवैध रूप से बनाए गए मकान और मदरसे की बाउंड्री वॉल को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। दरअसल जिला प्रशासन से ग्राम प्रधान ने शिकायत की थी कि परियावा बाजार में अतिक्रमण हो रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं बिजनौर में पुलिस ने गैंगस्टर सूफियान की करीब 52 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली। सूफियान के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप है। कुर्की की ये कार्रवाई धामपुर थाना क्षेत्र के आथाई शेख इलाके में हुई। वहीं जौनपुर में भी सरकारी जमीन पर निजी स्कूल के कब्जे को हटाया गया। करीब 30 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। सीहीपुर हाईवे के पास ये कार्रवाई हुई। स्कूल के नाम पे जो फर्जी इंदराज एक प्राइवेट स्कूल के नाम पे था, उसे विधिसंगत रूप से निरस्त करते हुए पुनः सरकार के खाते में दर्ज किया गया और उस भूमि को कुर्क किया गया। भूमि लगभग 12,340 वर्ग मीटर थी और उसका बाजारी मूल्य 30 करोड़, क्योंकि हाईवे से सटी जमीन थी, उसका बाजारी मूल्य 30 करोड़ लगभग है। भविष्य में इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए इसे पुनः सरकारी कार्यों में उपयोग में लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी गई और इस दौरान सभी जिलों में पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखा। संवेदनशील जगहों पर पुलिस ने खास सतर्कता बरती। प्रयागराज में हिंसा के बाद आज तीसरे जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। 10 जून को अटाला के जिस इलाके में हिंसा हुई थी, उस इलाके में भी बड़ी अटाला मस्जिद समेत दूसरी मस्जिदों में शांतिपूर्ण ढंग से नमाज हुई। नमाजियों ने मुल्क के चैन, अमन और तरक्की की दुआएं मांगी। आज भी पूरे अमन तरीके से नमाज हुई है। लोग पढ़ के नमाज अपने अपने घर जा रहे। कोई पहले भी कोई बात नहीं थी, आज भी कोई बात नहीं और आगे भी इंशाल्लाह कोई बात ना होगी। क्या दुआ की गई है? दुआ हमेशा यही हुआ जाता है कि भाई मोहल्ले में, मुल्क में हर जगह पूरा अमन सुकून से रहे, हर आदमी मिलजुल के रहे, अपने काम धाम से मतलब रखे, किसी को फालतू चक्कर में न रहे। सहारनपुर में भी पुलिस अलर्ट मोड में दिखी। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में पैदल पेट्रोलिंग की। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन के जरिए नजर रखी गई। उदयपुर हत्याकांड के बाद भी कई जिलों में पुलिस और प्रशासन सख्त दिखा। कानपुर में नमाज के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। जमीन से लेकर आसमान तक पुलिस अधिकारियों की पैनी नजर पल पल बनी रही। नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 4000 पुलिस कर्मियों की तैनाती बेकनगंज इलाके में की गई। साथ ही 2000 पुलिस मित्र और 1800 सिविल डिफेंस कर्मी भी तैनात रहे। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मामले में अब सुनवाई 5 और 15 जुलाई को होगी। कंडोलेंस होने की वजह से शुक्रवार को सुनवाई नहीं हुई। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होने वाली सुनवाई आज नहीं हुई। अब इससे जुड़े कई वादों की सुनवाई 5 जुलाई और 15 जुलाई को होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़े 9 मामलों पर सुनवाई होनी है, लेकिन आज एक अधिवक्ता के निधन के बाद बार एसोसिएशन ने कंडोलेंस घोषित कर दी, जिसके चलते इन मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी। के द्वारा 2 मुकदमों में, जिनका नंबर है 950 तथा 152, उसमें डेट नियत की गई है 5 जुलाई 2022। बाकी सभी केसेस में न्यायालय ने 15 जुलाई नियत करी है। तो आज क्या सुनवाई नहीं हुई? श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व को लेकर मामला अदालत में चल रहा है, जिसमें इस भूमि के मालिकाना हक को लेकर सुनवाई होनी थी। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में लोगों का उत्साह देखने लायक था। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की तो जगन्नाथपुरी का माहौल भी देखने लायक रहा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में मंगल आरती की है। अमित शाह ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आस्था और भक्ति के अनूठे संगम श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के पवित्र अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। तो वहीं पुरी में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। भजन कीर्तन गाते हुए शोभा यात्रा निकली। बनारस की सड़कों पर भी एक बार फिर से भगवान जगन्नाथ निकले। कोविड की वजह से रुकी हुई 400 साल पुरानी परंपरा को काशी वासियों ने एक बार फिर से निभाया। सड़कों पर रथ पर सवार होकर निकले तो काशी वासियों के हर हर महादेव के उद्घोष ने उनका स्वागत किया।
प्रयागराज और अयोध्या में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिली। वहीं अयोध्या में भी भक्त काफी उत्साहित दिखे। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों पर जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली तो मुस्लिम समाज ने रथ यात्रा का स्वागत किया। जगन्नाथ यात्रा में चल रहे भक्तों को प्रसाद के रूप में देसी घी का हलवा, नींबू का शरबत पिलाया। यहाँ तक कि मुस्लिम भाइयों ने भगवान का रूप लिए कलाकारों को भी मंच पर जाकर पानी पिलाया। देखिए, ये हमारी सभ्यता है, यही मेरी पहचान है, यही मेरी संस्कृति है। जिस तरीके से आज जगन्नाथ यात्रा अपनी पूरी शान शौकत से जब बहादुरगंज से गुजरी है तो हमारे हिंदू भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने उनको प्रसाद के तौर पर हलवा, शरबत और पानी पिलाया। वहीं अयोध्या में भी धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। रथ यात्रा रामकोट से निकलकर अयोध्या धाम के प्रमुख मार्ग से होते हुए मां सरयू का आचमन कर वापस लौटी। जगन्नाथ महोत्सव के शुभ अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें साधु संत शामिल हुए। इधर गंगा में डुबकी लगाने वालों को योगी सरकार की ओर से सौगात मिलने वाली है। वाराणसी में अब गंगा में फ्लोटिंग जेट बनने जा रहा है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अगर आपको तैरना नहीं आता और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने से डरते हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। योगी सरकार आपको गंगा में सुरक्षित स्थान कराने का प्रबंध कर रही है। खिड़किया घाट पर फ्लोटिंग जेट पर बाथ कुंड, चेंजिंग रूम समेत कई सुविधाएं जल्द मुहैया कराई जाएंगी। इस आधुनिक फ्लोटिंग जेट पर श्रद्धालु न सिर्फ मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा सकेंगे, बल्कि बीच गंगा तक पैदल भी जा सकेंगे। इस खास प्रोजेक्ट को जल्द ही तैयार कर दिया जाएगा, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी अपने आगामी वाराणसी दौरे के दौरान करेंगे। आप जैसे कि जानते हैं, गंगा की जो 84 घाटों में तो इतना अच्छा सुविधा नहीं है। जो पिलग्रिम्स आते हैं गंगा में स्नान लेने के लिए, गंगा में स्नान लेना पवित्र माना जाता है, इसलिए देश से, साउथ इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। देश भर में से लोग उसमें गंगा का स्नान करना बहुत ही पवित्र सा मानते हैं। तो लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा सा हेजिटेशन आता है, पानी इतना क्लीन नहीं है, थोड़ा सा स्लिपरी है, फिर भी लोग नहाते हैं। तो हमने सोचा जो इतना पुनर्निर्माण करके बढ़िया सा एक नया घाट बनाया गया है, क्यों ना एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर एक बाथिंग के लिए सुविधा किया जाए। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।